Hello, my dear students. You know, beta, we were doing our chapter agriculture, in which we have done almost all types of crops. And you know, beta, agriculture has been practiced in India for thousands of years. ठीक है ना, मतलब हजारों सालों से भारत के अंदर खेती की जा रही है या कृषि का कार्य किया जा रहा है. एंड मोस्ट of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility. ठीक है ना, किसान अभी भी निर्भर करते हैं प्राकृतिक उर्वरता के ऊपर या मानसून के ऊपर. ठीक है ना. सो फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेसेस अ सीरियस चैलेंज. तो हमारे लिए बेटा एक ही तरह से चुनौती होगी, क्योंकि उस लार्ज पॉपुलेशन के लिए हमें क्या करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है. और हम ये भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन. मतलब मोर देन हाफ, आधी से ज़्यादा जनसंख्या को ये रोज़गार देती है. इसलिए इसमें ज़रूरत है किसकी, तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता. मतलब हम कह सकते हैं कि नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. ठीक, तो हमें आज यही करना है. हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है ना, दैट वी शैल डिस्कस टुडे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार सरकार के द्वारा जो किए गए हैं किसानों के हित में. तो देखिए बेटा, फर्स्ट कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी एटसेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, जोतों की चकबंदी या सहकारिता. पहले आप देख लीजिए होते क्या है. कलेक्टिवाइजेशन सामूहिकीकरण होता है. ठीक है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर स्टालिन ने किया था. तो उसने क्या किया था स्टालिन ने, कि मिलकर किसान जो है वो अपनी जोतों को जोड़ लेते हैं और मिलकर खेती करते हैं, प्रोडक्शन को शेयर कर लेते हैं. उसे सामूहिकीकरण या कलेक्टिवाइजेशन कहा जाता है. कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स जो है, जिसे जोतों की चकबंदी कहा जाता है, उसमें एक किसान के अलग अलग जगह 4-5 खेत हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं, प्लॉट्स हैं. ठीक है, वो अलग अलग जगह बटे हुए हैं. या हम ये कह सकते हैं कि किसान के 2 बेटे हैं, तो उस किसान के पास 4 खेत है, तो बेटा उसने चारों खेतों में 2-2 भाग किए, अलग अलग जगह. तो हम क्या करते हैं, उन अलग अलग जगह को मिलाकर जितना एक प्लॉट बनता है वो एक जगह पर एक किसान को दे दिया जाए, ताकि समय में बचत हो, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो. और वो जो बांटेंगे तो उसकी जो मेड़ या उसकी जो डोलियाँ बनाते हैं उसमें भी उनकी भूमि जाती है. मतलब एक ही स्थान पर वो उस पर अच्छा ध्यान दे सके. छोटे छोटे प्लॉट को हो सकता है वो खाली छोड़ते हैं, उस पर इतना ध्यान ना भी दिया जाए जितना कि एक लार्ज पार्ट के ऊपर दिया जाता है. तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के अंदर हम क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं, टुकड़े जो हैं, उनकी जगह एक जगह कर देना, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, पुनः वितरण किया जाता है. ठीक है. कोऑपरेशन होता है, सहकारिता. इसके अंदर भी मिलकर ही खेती की जाती है. अपने रिसोर्सेज को, लैंड पार्ट्स हैं, उन सबको किसान है वो एक साथ जोड़ लेते हैं और मिलकर खेती करते हैं. ठीक है. एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी प्रथा जो उसको समाप्त करना, जब उसके अंडर सारी लैंड होती थी जिसको पट्टे पर दिया जाता था किसानों को, और किसान उस पर खेती करते थे और उसके ऊपर टैक्स भी पे करते थे. ठीक है ना. ये सब जो है आपके, मतलब एबोलिशन ऑफ जमींदारी का मतलब यहाँ जमींदारी प्रथा को समाप्त करना. ठीक है. जोतों की चकबंदी करना और सहकारिता जो है, इन सबको प्राथमिकता दी गई ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके, किसान है वो अवेयर भी हों. ठीक. नेक्स्ट देखिए बेटा, द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन वर इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें पता है किस क्षेत्र के अंदर किया गया था, आपके फूड ग्रेन्स. ठीक है ना, वो भी मेन आपका वीट और राइस के लिए. तो ये पैकेज टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित था. ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी. और वाइट रिवॉल्यूशन बेटा जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा गया था. ठीक है ना, ये किससे संबंधित था, श्वेत क्रांति जिसे हम कह रहे हैं, ये दूध से संबंधित था. क्योंकि जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है उसमें किसान जो है वो खेती के साथ साथ पशु भी पालता है. ठीक है. इसलिए दोनों के ऊपर ध्यान किया गया. इसलिए ये क्या, वो स्ट्रेटजीज थी इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये शुरू की गई. और आपका 1916 और 70s के अंदर ये किया गया था. ठीक है ना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द 1960s एंड 70s, जिसमें बम्पर पैदावार हुई थी. ठीक. फिर देखिए नेक्स्ट पर आइए, प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज. क्योंकि फार्मर जो है बेटा वो डिपेंड करता है आपका, ठीक है ना, मानसून के ऊपर. तो उसके लिए खेती करना एक जुए के समान होगी. वो हार भी सकता है और वो जीत भी सकता है. अगर मानसून समय पर आ जाती है, ठीक है ना, और पूरे मतलब थ्रू आउट आपके जो मानसून सीज़न है उसमें रेगुलरिटी जब जब चाहिए तब होती रहती है, तो किसान का प्रोडक्शन अच्छा होगा. और राइपनिंग के समय नहीं होती है. कई बार मानसून पहले समय से लेट आती है या पहले टाइम पर आ भी जाती है, तो राइपनिंग के समय फिर बारिश हो जाती है, तो उससे पकी पकाई जो फसल है हार्वेस्टिंग सीज़न के दौरान है वो आपकी डैमेज या ख़राब हो जाती है. तो यहाँ पर किसान को क्या लॉस हो गया. ठीक है. मतलब अगर उसकी सर्टेनिटी नहीं है तो भी लॉस है बेटा. समय पर आ गई है तो बाद में, जब तक कि वो उसके घर में नहीं आ जाता अनाज या मार्केट तक नहीं पहुँच जाता है, तब तक उसको चिंता सताती रहती है.
ठीक है, इसलिए उसके लिए क्या हो गया, एक जुए के समान हो गया। तो किसान जो है उसको इनसे बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया, फसल का भी बीमा, जैसे हम अपनी गाड़ियों का करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ऐसे ही उसकी फसल का भी बीमा करवाया गया। ठीक है, ड्रोट सूखा पड़ जाएगा तो भी मिलेगा, या बाढ़ आ जाती है तो बेटा, या चक्रवात आ गई फसल डैमेज होगी तो, या आग लग जाती है बीमारी के कारण। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़। ग्रामीण बैंक बनाए किसानों को सस्ती दर पर, मतलब लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, सस्ती ब्याज की दर पर उन्हें लोन देगा। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बनाई जिनको इजीली है वो लोन मिल जाता है। ठीक है, किसके लिए बेटा, फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने इस दिशा में उठाए। ठीक, उसके बाद देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है ना, ये इंट्रोड्यूस कराई किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए। ठीक है, ये वो स्कीम थी जिससे कि इनको बेनिफिट मिलने वाला था किसानों को, या फिर कभी उनका एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती है, किसानों के साथ भी कोई भी किसी भी प्रकार की है वो दुर्घटना हो सकती है, जैसे हम गाड़ियों के लिए करवाते हैं इंश्योरेंस, तो ठीक उसी प्रकार से। तो किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है ना, ये भी शुरू की। ठीक, ये कुछ एफर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे। इसके बाद देखिए आगे हम और देखते हैं बच्चे। नाउ कम टू द नेक्स्ट बेटा, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न। मतलब किसानों के लिए आकाशवाणी, ठीक है ना, रेडियो पर और दूरदर्शन, इस पर उनके मौसम की जानकारी देने के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम है वो प्रसारित किए गए। ये प्रसारित बेटा इसमें गलत है, ठीक है ना, प्रसारित करने का मतलब दिखाना, दर्शाना। पहले सिर्फ एक ही, हम जब छोटे थे तो बेटा एक ही ऐसा आता था जिसे मतलब किसानों से संबंधित एक प्रोग्राम आता था, कार्यक्रम, जिसे कृषि दर्शन कहा जाता था। अब पूरा एक चैनल है, ठीक है ना, जिसमें कि पूरे दिन जानकारी दी जाती है कि किस सीज़न के अंदर आपको कौन सी फसल लगानी है, मतलब क्रॉप कल्टीवेशन के लिए किस क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ये सीज़न है वो अच्छा है, ठीक है ना, उसमें किस समय कौन सी बीमारियां, क्या देना चाहिए, कौन सा खाद, कौन सी नई किस्में आ रही हैं, ये सारी जानकारी देना। इवन आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर दिए जाते हैं, मतलब दोनों, एनिमल हस्बेंड्री वाला काम भी, वो भी उसके बारे में भी बताना, पशुओं के लिए भी और साथ में किसानों के लिए भी, ठीक है ना, नए समय के हिसाब से कौन सी फसलें हैं जो ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, या जिनकी खेती या बाज़ार में किनकी ज़्यादा मांग है, तो ये सब उसमें दिखाए जाते थे, ठीक है ना, अब भी दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। और मौसम की जानकारी मतलब पहले से ही बताना कि इस बार कैसी बारिश होने वाली है, या सूखा पड़ने वाला है, या ये भी बताना, ठीक है ना, कि बारिश होने की आशंका है, ठीक है, अगर आपकी फसल पक गई है या फिर वो निकालने के लिए तैयार है तो आप तुरंत निकाल लें, मतलब ये सब जानकारी है वो दी जाती है, ठीक है ना, मौसम की भी और किसानों की फसलों से संबंधित भी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना, इसके साथ साथ रिम्यूनरेटिव एंड प्रिक्रोमेंट प्राइसेस, किसके लिए बेटा, फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडिलमैन। स्पेकुलेटर्स होते हैं आपके सट्टेबाजी या बिचौलिए, ठीक है ना, उनके शोषण से बचाने के लिए सरकार ने, ठीक है ना, मतलब दलालों के और बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा करती है, ताकि उन्हें उनके शोषण से बचाया जा सके कि बिचौलिए कम कीमत पर उनसे लेते हैं और हाई प्राइसेस पर फिर उनको सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक, तो ये सारे हैं आपके क्या, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है ना, या फिर वो स्टेप्स हैं टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो सरकार के द्वारा उठाए गए थे किसानों के हित में। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट आ जाइए, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार के प्रयास हमें देखने कि उसने क्या किया, उसको और बेहतर बनाने के लिए। एग्रीकल्चर जो बेटा आप यूँ कह सकते हो कि बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, ये आपकी या भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसकी रीढ़ की हड्डी रही है, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनसंख्या को रोजगार दे रही है ना, सोर्स ऑफ लिवलीहुड है। इसलिए आपका जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात है वो धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है ना, घटता चला जा रहा था। आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हैज़ रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन ट्रेंड 1951 ऑनवर्ड्स, 1951 के बाद में, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट का ध्यान है वो इसकी तरफ जाता है। और ये डिक्लाइन शेयर जो है एग्रीकल्चर का इन द जीडीपी इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू ए डिक्लाइन इन अदर स्फेयर्स ऑफ द इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशंस फॉर सोसाइटी। सिर्फ यही नहीं कि हमें खाने के लिए अन्न नहीं देती है, मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर पर, फॉर देयर रॉ मटेरियल,
है ना। उद्योग जो है वो इन्हीं से या इनसे उन कृषि से उनको जब कच्चा माल मिलता है तो बेटा वो चलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ खाने के लिए दे रही, इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी इसी से चलेंगी। तो इसलिए ज़रूरी था इसमें उत्पादन को बढ़ाना, लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके कुछ एफर्ट्स किए इसको मॉडर्नाइज करने के लिए। वो कौन से हैं देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, और साथ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इनकी दोनों की स्थापना की। अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना। अनुसंधान जो आपका है, आप ये कह सकते हो कि रिसर्च वाला जो, उसमें देखना नए नए जीन्स, नई नई प्रणालियाँ निकालना, ठीक है ना, किस प्रकार से खेती की जाए कि प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, और उसके बाद भी खेती करने के बाद भी अगर आपकी आमदनी या आपकी इनकम कम है तो उसके पीछे क्या रीज़न है ये देखना, इनका पता लगाना, किसानों को मोटिवेट करना नए नए तरीके से खेती करने के लिए, ठीक है ना। मिट्टी की जांच करवाना, या मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों या फिर किस फर्टिलाइज़र या खाद की ज़रूरत होती है इसकी भी जानकारी देना, उस पर रिसर्च भी करना। तो इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना। बेटे ये पशु थोड़ा गलत लिखा हुआ, इसे सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। उनकी भी स्थापना की गई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना दोनों काम करते हैं, किसान है वो कैटल रेयरिंग का काम भी करते हैं ना, पशुपालन का काम भी करते हैं। तो दोनों तरफ उनकी फसलों का ध्यान भी रखना बेटा, और उनके पशुओं का ध्यान भी रखना, उसके लिए भी उन्हें अवेयर करना और जानकारी देना, एजुकेट करना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, बागवानी विकास, मतलब आपकी फूड ग्रेन से हटकर और आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन आपके फ्लावर्स भी, मतलब सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि फलों की, सब्जियों की, उसके साथ साथ फूलों की खेती भी की जाती है, वो सब आपका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, बागवानी विकास करना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान में अनुसंधान और विकास भी करना, ताकि आपको पहले से जानकारी दी जा सके, ठीक है ना। और इसलिए वेदर फोरकास्ट करने के बाद आपको पता रहेगा इस वर्ष मौसम कैसा रहने वाला है, तो कौन सी फसल है वो लगाना सही रहेगा, और ज़्यादातर किसान है वो ही लगाते हैं। तो ये क्या, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए बेटा आपके ये प्रयास किए गए। देखिए बेटा, आपकी बुक में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि वाई एन इंडियन फार्मर्स डज नॉट वांट हिज सन टू बिकम ए फार्मर, कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता, ठीक है ना। क्योंकि वर्तमान में जो भारतीय किसान है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, ये उसके लिए एक चुनौती है। मतलब इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, ठीक है। और हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इज़ गोइंग अहेड विद रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। वो आपके जो कृषि सेक्टर जो है उसमें निवेश कम कर रही है। किस चीज़ में बेटा, सिंचाई के लिए, ऊर्जा, या आप ये कह सकते हो रूरल रोड्स हैं, पावर, मार्केट एंड मैकेनाइजेशन, इनमें वो निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट कम कर रही है। और सब्सिडी जो मिल रही है फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि सब्सिडी या सहायकी कम करना फर्टिलाइज़र के अंदर, ठीक है, वो तो कम है, रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करना। तो इससे सरकार उनकी अगर सहायता नहीं करती है तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाने के लिए या उत्पादन जो है उस पर कॉस्ट बढ़ जाती है किसान की, क्योंकि उसे सहायता तो मिल नहीं रही, सारा पैसा उसे खुद लगाना है, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा जो कृषि उत्पाद आपका है उस पर आयात घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। कृषि उत्पाद मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड जो मटेरियल्स जो बाहर से आता है वो कम आएगा आपका, ठीक है ना। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डिटर्मिनेंट टू एग्रीकल्चर इन द country, so farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture। बेटा इसीलिए किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं और कृषि में रोजगार घट रहे हैं, ठीक है ना। और सेकेंडरी और टर्सरी है उसके अंदर आपके बढ़ रहे हैं, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी आपका सेकेंडरी और टर्सरी का इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब एक टॉपिक और आता है आपके इसी से रिलेटेड, भूदान और ग्रामदान। एक छोटा सा है, भूदान मतलब भूमि का दान, और ग्रामदान मतलब गांव की गांव दान करना। तो यह आपका जो है महात्मा गांधी और विनोबा भावे से रिलेटेड है, ठीक है ना। विनोबा भावे जो है वो उनके आध्यात्मिक शिष्य थे महात्मा गांधी जी के, स्पिरिचुअल ही है, ठीक है। और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था सत्याग्रह में। गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट हमने किया था ना नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर, तो सत्याग्रह जो मूवमेंट चलाया था बेटा उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। इसीलिए गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा में उनकी आस्था थी, तो वो उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने पूरे देश की यात्रा की। और एक बार जब वो आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचपल्ली में मतलब पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो एक भूमिहीन गरीब ग्रामीण, भूमिहीन मतलब जो लैंडलेस जो आपका जो विलेजर था, उसने उनसे कहा कि अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए उन्होंने कुछ भूमि मांगी कि हमारे पास तो लैंड है ही नहीं, ठीक है। तो विनोबा भावे ने उनसे कहा कि अगर आप सभी मिलकर सहकारी खेती कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं तो वो सरकार से
उन्हें ज़मीन दिलवा सकते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए, ठीक है। और इसी बात पर उसी गांव में कोई श्री रामचंद्र रेड्डी थे, वो उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ भूमि जो है वो उन लैंडलेस जो आपके विलेजर्स थे उनको दान में दे दी, ठीक है ना, कि अगर वो सब कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो वो उन्हें दान में देते हैं। तो पूरी भूमि उन्होंने दान में दी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भूदान। एंड लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया। मतलब इसके बाद विनोबा भावे ने अपना ये विचार जो है पूरे भारत में फैलाया। और कुछ जमींदारों ने तो जो गांव के मालिक थे भूमिहीनों को पूरे गांव देने की पेशकश कर डाली, ठीक है। मतलब कौन से, कि जो जमींदार से ओनर्स ऑफ लैंड, ठीक है ना, मैनी विलेजेस ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस एंड इट वाज नोन एज ग्राम दान। मतलब गांव के गांव दान कर दिए गए, इसलिए इसे ग्राम दान कहा गया। और बेटा इस मूवमेंट को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा गया, ठीक है ना। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन मतलब रक्तहीन क्रांति, एक ऐसी क्रांति जो फैल गई थी, ठीक है ना, और जिसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ था, इसलिए इसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा गया। नाउ बेटा जी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, ठीक है ना। एंड बेटा यू नो वेरी वेल दैट फूड इज़ ए बेसिक नीड एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव एक्सेस टू फूड विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल, ठीक है ना। हमारी जो भोजन जो है वो एक आधारभूत आवश्यकता है। हम जानते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो उसमें से एक आपका रोटी या भोजन आ गया ना। और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन तो मिलना ही चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर या कम से कम पोषण स्तर तो प्रदान करे बेटा। और अगर हमारी पॉपुलेशन के किसी भाग को ये नहीं मिलता है, ठीक है ना, हम ये कह रहे हैं कि इफ़ एनी सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस सक्सेस, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपका वो भाग या वो खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित है। मतलब वो जो सेगमेंट है वो क्या है, लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी, वो इससे वंचित, उसे खाद्य सुरक्षा नहीं अवेलेबल हो रही है। इसलिए देश के बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कम विकसित राज्यों या जहाँ बहुत ज़्यादा निर्धनता है, ठीक है ना, पॉवर्टी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु डोंट हैव फूड सिक्योरिटी, ठीक है ना, या फिर सम रीजन्स ऑफ आवर कंट्री पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट्स विद हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, जहाँ बहुत निर्धनता है। तो द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई। रिमोट मतलब दूर जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। तो देश के ऐसे सुदूर क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है बेटा, बाढ़ आती रहती है या सूखा होता है, ठीक है ना, या और कोई भी नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है। इसलिए समाज के सभी वर्गों को ये उपलब्ध हो, मतलब अवेलेबिलिटी हो, इसलिए गवर्नमेंट जो है उसने आपकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की, ठीक है। आपकी सरकार जो है उसने क्या इंश्योर करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइंड ए नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। और आपका जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट हैं, फर्स्ट बफर स्टॉक एंड द सेकेंड वन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। बफर स्टॉक, जैसे बफर स्टॉक की हम जब बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS जो आपका है बेटा, उसे कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। तो बफर स्टॉक जो है वो इंडिया फूड सिक्योरिटी जो पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग काम करता है, जिसमें आपके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स, अनाजों की प्राप्ति करके उसे भंडारण करती है। वेयरएज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंश्योर्ड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और फिर उसे राशन की दुकानों के माध्यम से जो गरीब या निर्धन जो हैं उनको उसे कम कीमत पर उसको अवेलेबल करवाती है, उपलब्ध करवाती है। जैसे हमारे यहाँ भी है ना राशन की दुकानें, ठीक है, राशन कार्ड के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पर जैसे आप फेयर शॉप्स कहते हो, तो यहाँ पर उन गरीबों को वो वितरित करना जो आपका बाजार मूल्य है उससे कम कीमत पर, ठीक है। तो आपका ये जो काम यहाँ कर रहा है, ये कौन कर रहा है, हम जो बता रहे हैं कि आपका जिसके अंतर्गत बफर स्टॉक या आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, तो बेटा वो नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बफर स्टॉक में उसे इकट्ठा करना, स्टॉक करना, और फिर उसे लो रेट्स पर कम कीमत पर उसे अवेलेबल करवाना राशन शॉप्स के थ्रू बेटा, किसको, आपके उन निर्धन लोगों को, पुअर पीपल को, ठीक है। अब देखिए जो उन्हें प्राप्त करने वाले कंज्यूमर्स या उपभोक्ता जो ये सेवाएं ले रहे हैं, तो उन्हें भी हम बेटा यहाँ दो भागों में बांट रहे हैं ना, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट बिलो पॉवर्टी लाइन एंड द अनदर अबव पॉवर्टी लाइन। मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे। अब वो गरीबी रेखा कौन सी है, वो समय के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और गरीबी रेखा से ऊपर हमने यहाँ पर दो कैटेगरी ले ली, ठीक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन और एबो पॉवर्टी लाइन। परंतु बेटा आपका इसकी जो कीमतें हैं वो अलग अलग है प्रत्येक वर्ग की, परंतु आपका ये क्लासिफिकेशन या जो वर्गीकरण है ये पूरा नहीं होता, क्योंकि इससे अनेक हकदार जो हैं गरीब लोग BPL वर्ग से बाहर हो गए हैं। कई APL श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से भी नीचे आ जाते हैं। कैसे, जिन्हें हम APL में काउंट कर रहे हैं,
कीमत के हिसाब से, पैसे के हिसाब से एबो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। वो अगर किसान है तो किसान होने के बाद अगर उनकी एक वर्ष की कोई भी फसल ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कोई दूसरा, तो वो अपने आप किस में आ गए, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसका सही क्राइटेरिया है वो नहीं है, ठीक है। और इससे बेटा मुश्किल हो जाता है कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट सच शिफ्ट, कि ऐसे जो शिफ्ट करते रहते हैं या परिवर्तन होते रहते हैं तो प्रशासन की दृष्टि से इन्हें समायोजित करना बड़ा मुश्किल है। सो लुक बेटा जी, पहले आपके सिर्फ वीट और राइस मतलब जो आपकी फूड ग्रेन्स है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अगर उसके ऊपर ध्यान देने की अपेक्षा हम उसी क्षेत्र में उगने वाली और खाद्य फसलों को भी बढ़ावा दें तो ज़्यादा अच्छा है। बेहतरी की संभावनाएं भी हैं, वृद्धि की भी और रोज़गार की भी। अब बेटे आपके जो किसान है वो शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टिवेट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। मतलब अब सिर्फ आपके फूड क्रॉप्स ही में नहीं, फूड क्रॉप्स के अलावा फलों की, सब्जियों की, तिलहन की या औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल नीड, इंडस्ट्रीज़ में जिनकी आवश्यकता वो फसलें हैं वो ज़्यादा लगा रहे हैं टू गेन, या फिर आप ये कह सकते हो टू मेक प्रॉफिट या टू सेल इन द मार्केट, बाजार में बेचने के लिए या लाभ कमाने के लिए। मतलब आप कमर्शियल वाली क्रॉप्स हैं वो ले सकते हैं कि उनका अब उत्पादन है वो ज़्यादा करने लगे हैं, ये शिफ्ट होने लगा। अब देखो अगर आपके फूड ग्रेन्स की बजाय अगर वो ज़्यादा लगाने लग जाएंगे तो इससे क्या परेशानी होगी, आपका फूड ग्रेन या आपका जो अनाज है वो महंगा हो जाएगा, है ना। अगर हम ज़्यादा ध्यान उन पर लगाते हैं, हालांकि हमें बैलेंस करके चलना है, समय की मांग के हिसाब से हमें क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है, उन फसलों को लगाना है जिनकी मांग है। ऐसा भी नहीं कि एक अधिक मात्रा में, क्योंकि जो अधिक मात्रा में बाजार के अंदर आ जाती है तो बेटा ऑब्वियसली उसकी कीमतें कम हो जाती हैं, वैल्यू गिर जाती है। और जिसकी डिमांड ज़्यादा है उस वक्त और वो मार्केट में कम है, मतलब सप्लाई नहीं हो रही है, आपूर्ति नहीं हो रही है, तो इट मीन्स उसके प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, है ना। ये तो आपका क्या समय की मांग है या फिर आपका परिवर्तन आपको पता है, तो हमें यहाँ करना बैलेंस बनाना है। जितनी आवश्यकता हो फूड ग्रेन्स भी उस पर हम ध्यान दें, लेकिन उसके साथ साथ और भी आपकी जो हॉर्टिकल्चर वाली या आपकी बागवानी फसलें हैं हम उनको भी लगाएं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिनकी डिमांड है हम उनको भी लगाएं, उस पर भी हमें ध्यान देना है। क्योंकि आपने देखा होगा चावल के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना, गेहूँ से भी ज़्यादा, और बेटा सोइल फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ होती है। और आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना उनके अंदर आपको पता है मीथेन और ये गैसेज भी निकलती हैं, तो आपके ग्लोबल वार्मिंग वाली प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम वो नहीं लगाएंगे तो भी हमारे लिए एक समस्या होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी लार्ज पॉपुलेशन को फीड करवाने के लिए या अन्न देने के लिए हम उसके ऊपर डिपेंड हैं। तो इसका मतलब हमें बैलेंस करना है। बिल्कुल वैसे ही कि अगर आप ये कहोगे कि प्रकृति के अंदर हिरन हैं उनको शेर खाते हैं तो शेरों को मार दिया जाए तो बेटा हिरन ज़्यादा हो जाएंगे ना। अगर हिरन ज़्यादा हो गए तो आपको पता है प्लांट्स खत्म। इसका मतलब हर चीज़ को समायोजन करके चलती है नेचर। तो हमें भी यहाँ वही करना है, मांग के हिसाब से, समय के हिसाब से हमें चेंज करना है। जैसे हम खेत में चेंज करते हैं, रोटेट करते हैं ना, शस्यावर्तन करते हैं, एक फसल लगाई, अगर बार बार सेम टाइप ऑफ क्रॉप अगर हम कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, तो आपकी एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो हैं या पोषक तत्व हैं ख़त्म हो जाते हैं सोइल के, इसलिए हमें उसे बदलना है। जैसे आप लोगों पर एक ही काम रोज़ बार बार अगर आप या वही खाना खाते हो तो आप भी बोर हो जाते हो, आपको चेंज चाहिए, ठीक है ना, फ्रेश होने के लिए, एनर्जेटिक फील करने के लिए। तो वो यहाँ भी है, हमें बैलेंस बनाना है, हर प्रकार की क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है। और बेटा इससे हम लैंड डिग्रेडेशन को भी फेस करते हैं, भूमि निम्नीकरण की समस्या भी हमारे सामने आती है। देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि किसानों को अगर फ्री में बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, जो बड़े फार्मर्स हैं अगर उनको फ्री में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो उपलब्ध हो जाने के कारण वो क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में जो उनके भूमिगत जल के पंप, मतलब आपके जो ट्यूबवेल हैं उनसे या वेल जो है उनसे है वो पानी लेते हैं, इरिगेट करते हैं। वो एरिया जो लेस रेनफॉल एरियाज है, जहाँ कम बारिश होती है, उन क्षेत्रों में भी वो फसलें लगाते हैं बेटा जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए वो क्या करेंगे, आपका अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे पंजाब में चावल और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती की जाती है। तो इससे आपके जो एक्वाफायर है, ठीक है ना, जल का जो भंडारण है बेटा वो कम हो रहा है, और इससे कुएं और नलकूप सूख गए हैं, मतलब आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है, जल स्तर नीचे चला गया है। और इससे आपके जो छोटे किसान हैं, ठीक है ना, वो कृषि कार्य जो छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, ठीक है ना, लैंड तो डिग्रेड होती है। तो हम इन समस्याओं का सामना भी यहाँ पर करते हैं कि किसान जल की कमी की समस्या का इससे सामना कर रहे हैं, और भंडारण सुविधाएं या बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित हो रहे हैं। भंडारण मतलब स्टोर करना, कि कुछ जो फार्मर्स हैं उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए बेटा उन्हें मंडी में जब सबकी फसलें एक साथ आ जाती हैं तो उन्हें कम कीमत पर, ठीक है ना, अपनी फसलें, अपनी उन क्रॉप या उस प्रोडक्शन को बेचना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ मजबूरी हो जाती है, इसलिए छोटे को सुरक्षा नहीं मिलती है। बेटा आज के लिए इतना ही, इसे पढ़िए, समझिए और खुश रहिए बच्चे।